हाथ ठंड से सुन्न, पैरों के नीचे ऐसे जैसे बर्फ की सिल्ली बिछी हुई हो। सुबह की धुंध में अनीता चाय बनाने के लिए रसोई में पहुंची तो वो चौंक उठी। चूल्हा पूरी तरह बुझा हुआ था और लकड़ियां जैसे ओस से भीग चुकी थी। हे भगवान, इतनी ठंड में चूल्हा जलाना भी किसी जंग से कम नहीं। उस पे तो ये लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं। इन गीली लकड़ियों को चूल्हे में जलाना भी किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। और अभी कुछ ही देर में सबको अदरक वाली चाय भी चाहिए होगी। तभी पीछे से देवरानी स्वाति की एक खिंची हुई आवाज आई। भाभी, आप इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हैं? मैं तो सोच रही थी आज थोड़ी देर और सो जाऊं। इतनी ठंड में उठता कौन है भला? बाहर देख रही हो, सूरज मामा भी ठंड देखकर अभी तक बादलों में दुब के बैठे हैं। अनीता ने चूल्हे की ओर देखा और फूंक मार कर उन गीली लकड़ियों को जलाया, जिससे धुआं आंखों में चुभने लगा। फिर कहने लगी, स्वाति, ठंड है तो रसोई का काम नहीं करना क्या? घर में इतने लोग हैं स्वाति, नाश्ता चाय सब कुछ तो बनाना है उनके लिए। तो आप बना लो ना जेठानी जी, आपको तो आदत है। मुझसे तो ना बिल्कुल ठंड सहन नहीं होती, हाथ पांव जम जाते, मुझे तो एलर्जी है धुएं से। ये सुनकर अनीता चुप हो गई, पर उस वक्त उसके मन में ठंड से ज्यादा देवरानी के नखरे चुभ रहे थे। बस ठंड आई नहीं कि मैडम के नखरे शुरू हो गए। ये तो इसका हर सर्दियों का है। अब ये नहीं करेगी तो मुझे तो करना है, नहीं तो माँ जी का क्या है, वो तो साफ साफ कह देंगे कि तू घर की बड़ी बहू है, तुझे ये काम करना चाहिए। ऐसा सोचकर अनीता रसोई के काम में लग गई। कुछ देर बाद सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई, जहाँ उसने देखा कि उसकी छोटी बहू अभी तक कंबल में लिपटी बैठी हुई है। अरे स्वाति बहू, तुम अभी तक कंबल में लिपटी बैठी हो, जरा अपनी जेठानी को देख, उसने तो कब की रसोई संभाल रखी है। तुम भी जाओ, उसकी मदद करो। ये सुनते ही स्वाति ने झट से मुंह बनाया। माँ जी, मुझे ना बहुत ठंड लगती है। डॉक्टर ने कहा है धुआं और ठंडी से दूर रहने को। अब रसोई में तो वही मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, क्योंकि आपको उसी पर बना खाना पसंद आता है, इसलिए आप गैस चूल्हा लाती नहीं। लेकिन उससे चूल्हे से ना मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। कब से कह रही हो एक गैस चूल्हा ला दो। इस मिट्टी के चूल्हे में ना ये गीली लकड़ियां मुझसे तो जलती नहीं। ये काम तो जेठानी जी कर सकती हैं। खैर, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। अरे इतना ही गैस चूल्हे का शौक था तो ले आती दहेज में अपने मायके वालों से। मायके में तो कभी चूल्हा देखा नहीं, लेकिन ससुराल में महारानी को चूल्हा चाहिए। बताओ जरा। तभी स्वाति का पति अनूप भी वहां आ जाता है। अरे माँ, तो ये कौन सा झूठ कह रही है, सच्ची तो कह रही है। अब बेचारी से नहीं होता ठंड में रसोई का काम तो कोई बात नहीं ना, ये दूसरा काम देख लेगी, कमरों में झाड़ू ये लगा देगी। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, फिर वो काम रहने दे और रसोई का काम तेरी जेठानी है ना, वो संभाल लेगी। ये बात अनीता रसोई से सुन रही थी। उसने भीतर ही भीतर गहरी सांस भरी। अच्छे से जानती हूँ ये सब इन मैडम के बहाने हैं। इधर रसोई अब धुएं से भरती जा रही थी। चूल्हा गीली लकड़ी के कारण बार बार बुझ रहा था। अनीता की आंखें लाल हो रही थी, हाथ जल रहे थे और ठंड से शरीर में सिहरन भर रही थी। उसने एक बार फिर से चूल्हा जलाया। कुछ देर बाद, जेठानी जी, चाय बनी कि नहीं? वो क्या है ना, ठंड में जब तक अदरक वाली चाय ना मिल जाए तब तक सुबह नहीं होती। चाय भी बन रही है, जैसे ही बन जाएगी ले आऊंगी। देखो, अगर आप धुआं कम कर दें तो मैं खड़ी हो सकती हूँ रसोई में, नहीं तो ऐसे तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। पहले लकड़ियां सूखेंगी तभी धुआं रुकेगा। तुम थोड़ा मदद कर दोगी तो जल्दी हो जाएगा। ना ना, माँ जी ने मना किया है, मैं बीमार पड़ गई तो पूरा घर ठप पड़ जाएगा। हाँ हाँ, अच्छे से पता है, सारा घर तो जैसे तू अकेली संभालती है, घर तो वैसे भी मैं ही चलाती हूँ। तुझ मैडम को क्या ही फर्क पड़ता है, जब से ये सर्दियों की ठंडी रसोई आई है ना, तब से इसके नए नए नाटक शुरू हो गए हैं। स्वाति सुनकर भी अनसुना करने का नाटक करती है,
क्योंकि असल में उसका तो हर बार का यही था, ज्यादा गर्मी हो तो रसोई से बहाना बनाकर निकल जाना, और सर्दियां हो तो उसका क्या ही कहना। अनीता ने सबके लिए पहले गर्मा गर्म चाय बनाई, जिसके बाद वो सबके लिए नाश्ता बनाने में लग गई। फिर अनीता का पति सुरेश दरवाजे पर आया। उसने देखा कि अनीता के हाथ काले धुएं से भरे हुए हैं और स्वाति कमरे में रजाई में बैठी फोन देख रही है। अरे स्वाति, तुम रसोई में नहीं गई? तुम्हारी जेठानी अकेले कर रही है सबके लिए नाश्ता बनाना। ये सुनकर स्वाति नाटक करने लगी। भैया, वो मुझे ठंड से एलर्जी है। मेरी बीमारी आप जानते नहीं, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन आराम करने के लिए। ओ अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। अरे तो तुम आराम करो, अनीता संभाल लेगी। ये सुनकर अनीता मन ही मन सोचने लगी, हाँ, ठंड सिर्फ स्वाति को लगती है क्या? मुझे नहीं लगती, मैं भी तो इंसान हूँ। इसके बाद वो सबको नाश्ता बना कर देती है। नाश्ता करने के लिए स्वाति झट से बैठ जाती है। भाभी, आपके हाथों में कमाल का जादू है, क्या टेस्टी खाना बनाती हो आप। वैसे एक पराठा और मिलेगा क्या? हाँ हाँ, लो ना, मैं तो आई ही हूँ यहाँ पर सब काम करने के लिए। सब मजे से रजाई के अंदर बैठकर ठंड का मजा लेते हैं और मैं रसोई में इनकी फरमाइशें पूरी करती रह जाती हूँ। ऊपर से माँ जी, बस चूल्हे पर ही खाना बनवाना है, वो एक अलग मुसीबत है। इसके बाद उसने दिन का खाना बनाया, फिर बर्तन धोए। इसके बाद शाम को एक और फरमाइश आ गई। बहू, ठंड ज्यादा है, आज ऐसा कर शाम की चाय के साथ पकौड़े भी तल ले। जी पापा जी, जी तो चाह रहे पकौड़ों के साथ साथ खुद को भी तल दो। फिर उसने सबको पकौड़े तल कर दिए, जबकि स्वाति दिन भर मोबाइल लेकर कंबल में बैठी रही। फिर रात का खाना भी अनीता ने अकेले ही बनाया। उसके बाद बर्तन। उस रात तेज ठंड पड़ रही थी। अनीता लकड़ियां उठाने बाहर गई तो उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ने लगी और एक बार फिर सबने सोने से पहले चाय की फरमाइश कर दी। वो फिर से रसोई में गई और चाय बना कर दी। फिर कुछ देर बाद स्वाति कमरे से चिल्लाई, जेठानी जी, मेरी चाय ठंडी हो गई, फिर से गर्म कर दोगी? अनीता को गुस्सा तो आया, पर वो चाय गर्म करने चली गई। फिर अगली सुबह भी उसने ही सब काम किया। फिर अनीता उठने से पहले ही चक्कर खाकर गिर गई। उसे बुखार था, वो भी 103। हाथ पैर ठंडे पड़े थे। ये देख सास घबरा गई। अरे अनीता, तू तो आग की तरह तप रही है। तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारी हालत खराब है। अनीता ने कमजोर आवाज में कहा। किसे बताती, किसे फुर्सत थी सुनने की। अब सबके चेहरे पर शर्म उतर आई और सबसे ज्यादा स्वाति के। अब जब अनीता बिल्कुल बिस्तर पर पड़ी थी, तब सास ने स्वाति से कहा, छोटी बहू, अब तू रसोई कर। ये सुनकर स्वाति का चेहरा उतर गया। माँ जी, अभी इतनी ठंड है और रसोई में ठंड में काम करना। तो क्या अनीता बहू ठंड में देवता थी? अकेले कर रही थी ना सब। सास के कहने पर स्वाति ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन हर 2 मिनट में लकड़ी बुझ जाती, धुआं आंखों में भर जाता और वो खांसने लगती। हे भगवान, जेठानी जी कैसे झेलती थी ये सब? तुम्हारे नखरों के कारण, और आज भाभी की जो हालत हुई है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे कारण ही हुई है। ये सुनकर स्वाति ने शर्म से सिर झुका लिया। वो पूरे दिन रसोई में लगी रही। ठंड में चूल्हे पर खाना बनाना, ठंडे पानी से बर्तन धोना, घर की साफ सफाई, कपड़े सब उसे ही करने पड़ते। शाम होते होते वो थक कर बैठ गई। रात में वो अनीता के कमरे में गई। जेठानी जी, आप कैसी करती थी ये सब, बिना शिकायत, बिना आवाज? मैं तो सुबह से शाम में ही थक गई। आदत पड़ जाती है बहन। और हाँ, ठंड सबको लगती है, लेकिन परिवार की खातिर तो औरत को सर्दियों में भी सब काम करना ही पड़ता है। अगर हम ही ठंड का बहाना बनाने लगे तो फिर कैसे चलेगा? जेठानी जी, मैं बहुत गलत थी। ठंड का बहाना बनाकर मैं आराम करती रही और आपको सब कुछ करना पड़ा।
आज समझ आया कि काम की असली ठंड क्या होती है। उसने अनीता की खूब देखभाल की। फिर अगले दिन स्वाति रसोई में पहले पहुंची। चूल्हा उसने जलाया, चाय बनाई और अनीता और सास को गरम गरम चाय देकर बोली, आज से रसोई हम दोनों मिलकर करेंगे। ठंड बाहर की झेल लेंगे पर घर के अंदर की ठंड नहीं रहने दूंगी। बस बहुओं का ऐसा ही प्यार चाहिए था इस घर में। अनीता मुस्कुरा उठी। पहली बार उसे लगा कि घर में सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, साझेदारी भी है। कुछ दिनों में अनीता भी ठीक होने लगी। दोनों बहुएं मिलकर काम करने लगी। ठंडी रसोई में अब प्यार की गर्मी थी। सास अब उनके लिए नया गैस चूल्हा भी ले आई, जिससे अब उन्हें गीली लकड़ियों की वजह से अपनी आंखें नहीं जलानी पड़ती।